गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है एड्स, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर जे.आर. जाह्नवी मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस से होती है। यह रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे शरीर संक्रमणों और बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो आइए एड्स से जुड़े कारण, लक्षण, प्रकार, निवारण को विस्तार से जानते हैं मैम से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग करें। आपके मन में एड्स से जुड़ा कोई भी प्रश्न आए, आप सत्र के लास्ट में मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जाह्नवी मैम को एड्स से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू मनीषा जी, मेरा इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए और शॉर्ट में इस पे काफी कुछ बताने के लिए। और डिजी स्वास्थ्य को भी थैंक यू मुझे ये स्टेज देने के लिए, ताकि मैं लोगों को एड्स और एचआईवी के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे और जागरूक कर पाऊँ कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है। आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर जानवी है और मैं पिछले 4 साल से रांची झारखंड में दंत चिकित्सक की तरह काम कर रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है HIV एड्स। और इसके बारे में बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे देश में जो दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी जो एड्स से पीड़ित है, वो भारत में पाई जाती है। और इसके कुछ सिम्टम्स सबसे पहले हमें मुंह में दिखाई देते हैं। इसलिए मेरे क्लिनिक में जितने भी लोग आते हैं, उनकी एक स्क्रीनिंग मैं जरूर करती हूँ HIV एड्स के लिए। तो अगर आपके मुंह में कभी छाले पड़ रहे हैं या आपके मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो बिना किसी बात के हो रही है, या अगर आपके मुंह में कुछ ऐसे उजले सफेद सी झाग जैसी चीजें दिख रही है, या आपके जीभ पर कुछ लाइन जैसी चीजें बन रही है, तो ये HIV और एड्स का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। तो आइए इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है, एक सेकेंड, HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नाम के वायरस से होती है। तो क्या होता है वायरस? जैसे आपके घर में एक चेयर होता है, चेयर में कोई जान नहीं होता है, वो आपको बोल नहीं सकता कि उठ जाओ, बैठ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। उसमें कोई जान नहीं होता है, वो निर्जान पड़ा हुआ है। वैसे ही वायरस एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी के बाहर, जिसमें कोई जान नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो वायरस आपके बॉडी में आता है, आपके बॉडी के अंदर घुसता है, उसमें जान आ जाता है। और वो आपको, आपके बॉडी को कमांड करने लगता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो ऐसा क्या कमांड कर रहा है HIV वायरस से, उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने सारे लोग उससे परेशान हैं। और आज के डेट में ये एक काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले तो जैसे कोविड हमारे, हम मनुष्यों में एक बैट खाने की वजह से आया, वैसे ही HIV का वायरस इन इंसानों में चिंपैंजी जैसे जानवर से आया है। पहले 1970 के पहले ये हमें पाया नहीं जाता था, लेकिन 1970 के बाद, अभी 2022 चल रहा है, 2024 चल रहा है, इतने दिन में इसने इतने सारे लोगों को पूरे दुनिया भर में ये फैल चुका है और पीड़ित किया है कि आज हम इसके बारे में सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब मनुष्य में एक ऐसा वायरस जो आपकी इम्यूनिटी, यानी आपकी किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करता है, वो होता है HIV वायरस। तो क्या होता है ये इम्यूनिटी, और इससे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आपने ये एड्स देखे होंगे, जैसे अगर आप टीवी पे जाते हैं तो डाबर च्यवनप्राश खाओ,
गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, बाबा रामदेव कहते हैं कि कितना अच्छा है, तुलसी पियो, आंवला खाओ। इससे क्या होता है, जो इससे हमारी तन की शक्ति, मन की शक्ति, ये जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, ये सारे आयुर्वेदी हमें जो बता रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हम खाते हैं, ये इम्यूनिटी एक ऐसी ताकत है जो भगवान ने हमें पहले से हमारे हर किसी की बॉडी में दिया। तो ऊपर वाले ने हमारे को पूरा परफेक्ट बना के भेजा है कि अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपको उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर ऑलरेडी है। यानी कि कभी कल को मुझे सर्दी खांसी होती है, चाहे मैं दवा खाऊं या ना खाऊं, 7 दिन से 14 दिन में वो चला ही जाएगा। क्योंकि क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो ताकत होती है जिससे हम इन चीजों से लड़ सके, इन चीजों का सामना कर सके, और इन छोटी मोटी बीमारियों को हटा सके अपने बॉडी से। लेकिन एचआईवी वाले इंसानों में ये क्षमता इफेक्ट हो जाती है, और वो इन छोटी छोटी चीजों से भी नहीं लड़ पाते हैं। तो कभी कभी एकदम इन छोटी चीजों से भी उनकी जान जा सकती है। तो कैसे होता है ये एचआईवी और कैसे फैलता है? तो किसी भी पीड़ित इंसान, एचआईवी जो ऑलरेडी अफेक्टेड लोग हैं, जिनमें ऑलरेडी एचआईवी है, उनके साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, या यूज्ड सिरिंज का उपयोग करने से। मतलब हमारे घर में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कभी बीमार होते हैं, उनको हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं, या हॉस्पिटल में आप जाते हैं आपको इंजेक्शन पड़ रहे होते हैं। तो अगर किसी दूसरे पेशेंट का, जिसमें ऑलरेडी एचआईवी है, उस पेशेंट के सिरिंज को आपके पे यूज कर दिया गया हो, या अगर आपका खून किसी इफेक्टेड इंसान के खून से किसी भी तरह से संपर्क में आ जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि हम किसी को कम खून की कमी हो जाती है, हम उनको खून चढ़ाते हैं, अगर हमने किसी एचआईवी वाले इंसान के खून चढ़ा दिया, तो इससे भी एचआईवी हो सकता है। किसी महिला जो कि ऑलरेडी एचआईवी से पीड़ित हैं, उनके बच्चों को भी कभी कभी हो सकता है प्रेगनेंसी के थ्रू। और अगर हमारे पास आप आते हैं किसी डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास, और वो किसी इंस्ट्रूमेंट जो कि वो सही से साफ नहीं कर रहे, या वो उनको सही से स्टेरिलाइज नहीं कर रहे, तो उन चीजों से भी हो सकता है। यानी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट के थ्रू आपको एचआईवी फैल सकता है। क्या कोई लक्षण है इसके? जी बिल्कुल है। होने के साथ, जैसे आप किसी अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के 2 से 4 हफ्ते के भीतर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स, यानी कि सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, जिसमें कि आपको कई दिनों या कई हफ्तों तक वो सिम्टम्स रह सकते हैं। तो क्या दिखता है? इनिशियल सिम्टम्स जिनकी हम बात करते हैं, जो आपको वायरस से संपर्क में आते ही दिखना शुरू होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि रातों में आपको पसीना आएगा, मुंह में छाले हो सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपको ठंड लगेगी, आपको थकावट महसूस हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, हाथ पैर गर्दन में सूजन हो सकती है। इन सब चीजों को हम इनिशियल सिम्टम्स कहते हैं। तो ये एड्स के शुरुआती सिम्टम्स है: बुखार, थकान, ठंड लगना, रात को पसीना आना, गला खराब होना, या मुंह में छाले आना। अब एड्स कई चरणों में होता है, यानी कि इसके कई स्टेजेस होते हैं। क्यों ये स्टेजेस, क्या है ये स्टेजेस? बेसिकली एचआईवी से पीड़ित लोग को उपचार अगर नहीं मिलता है, तो वे आमतौर पर 3 चरणों से गुजरते हैं। लेकिन एचआईवी उपचार रोग के प्रगति को धीमा या रोका जा सकता है, और इसके लिए हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो 3 स्टेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे ही आपके बॉडी में एचआईवी का ये वायरस आता है, वो आपके बॉडी में हमला बोल देता है। मैंने कहा ना, पहले वो बिल्कुल निर्जन पड़ा था बाहर, उसके अंदर कोई जान नहीं था। जैसे ही आपके बॉडी में आया, उसमें नया नया जान आ गया। अब उसको ऐसा लग रहा है, वाह, मैं पहली बार एकदम मैं किसी के मेरे अंदर जान पे जान आई है, मैं एकदम हमला बोल दूंगा, मैं राज करूंगा इसके बॉडी पे। तो ये हमारे शरीर में घुसते ही अपना अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं। ये वायरस अपने आप की आपके अपने आप को संख्या में बढ़ाने लगते हैं। और जैसे ही ये घुसते हैं, ये जो इनिशियल स्टेज में, जब हमारे बॉडी में काफी सारी संख्या में खुद को बढ़ा रहे होते हैं, उस स्टेज को हम अक्यूट स्टेज कहते हैं। इस अक्यूट स्टेज में आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, यानी सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स, जिसमें हमें फीवर,
यानी कि बुखार, सर दर्द, गले की खराश, जो मैंने पीछे बताया वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। थकान, मसूड़ों में मतलब मसल्स में पेन, या फिर आपको काफी ठंड लग रही हो, तो ये चीजें आपको अक्यूट स्टेज में देखने को मिलती है। ये पहला चरण है एचआईवी का। अगर इसके बाद जैसे हमारे बॉडी में ये वायरस फैलने लगा, तो हमारी बॉडी भी कम नहीं है, हमारी बॉडी भी इससे फाइट करती है। हमारी बॉडी कहती है कौन अनजान आ गया हमारे घर में, और कौन हमारे घर में ऐसे फैले जा रहा है, हुक्म चला रहा है, क्यों चला रहा है। तो ये स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है, जब हमारी बॉडी इससे फाइट करना शुरू करती है, इस स्टेज को हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेज। ये है दूसरा चरण एचआईवी का। और ये स्टेज हम काफी दिन तक बनाए रख सकते हैं, और इस स्टेज में आपको शायद सिम्टम्स दिख भी सकते हैं या नहीं भी दिख सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर यहाँ पे एचआईवी से लड़ रहा होता है। यहाँ पे आपको अगर सिम्टम्स दिखे तो सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी सिम्टम्स, या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, या कभी कभी आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, थकान हो सकती है, ऐसे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, सिम्टम्स नहीं भी दिख सकते हैं, कभी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब एक स्टेज ऐसा भी आता है जब आपकी बॉडी ये लड़ाई जो एचआईवी वायरस के साथ है, ये हार भी सकती है। अगर आपने दवा नहीं लिया, या अगर आपने डॉक्टर से जांच नहीं कराई, आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे हैं, तो ये तीसरे चरण में जा सकता है, जिस स्टेज को हम एड्स कहते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब जो वायरस का काम था वो पूरा हो गया, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी थी, जो इम्यूनिटी के सेल्स थे, उसकी संख्या इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि अब वो बाहर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, वो नहीं लड़ सकते। और इस स्टेज में इंसान 2 से 3 साल से ज्यादा यूजुअली सरवाइव नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप फ्रिज में ब्रेड को रखते हैं, सब्जियों को रखते हैं, वो काफी दिन तक हेल्दी एकदम सही रहते हैं, लेकिन फ्रिज खराब पड़ जाता है तो क्या होता है, ब्रेड फट से खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, उसमें कोई भी कीटाणु लग जाता है, सड़ जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। जैसे ही हमारी बॉडी की ताकत किसी भी कीटाणु से लड़ने की कम हो जाती है, वैसे ही हमारे बॉडी में फंगस भी लग सकता है। एक सबसे कॉमन बीमारी फंगस की होती है, हमारे मुंह में उजले उजले झाग पड़ जाएंगे, बॉडी में जहां तक फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये भी एक कॉमन बीमारी है जो एड्स में देखने को मिल सकती है। तो स्टेज 1 यानी कि पहला चरण, ये इस समय लोगों के रक्त में बड़ी मात्रा में एचआईवी होता है, और यह बहुत ही संक्रामक होता है। कई लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि आप में ऐसे लक्षण हैं और आपको लगता है कि आप किसी एचआईवी इंसान के संपर्क में आए हैं, तो जरूर अपनी जांच करवाएं। फिर स्टेज 2, जो कि क्रॉनिक स्टेज है, इस चरण में आपके बॉडी में एचआईवी तो है, लेकिन शायद आपके शरीर में वो किसी तरह का कोई सिम्टम्स ना दिखाए। इस चरण के दौरान लोगों में कोई लक्षण नहीं भी हो सकता है, या वो बीमार नहीं भी पड़ सकते हैं, लेकिन एचआईवी संचारित हो सकते हैं। और ये लोग निर्धारित एचआईवी उपचार अगर लेते रहें, तो वो कभी भी स्टेज 3 में नहीं जाते। एचआईवी उपचार के बिना यह चरण 1 दशक या उससे अधिक समय तक भी रह सकता है, या तेजी से बढ़ सकता है। इस चरण के अंत में रक्त में एचआईवी की मात्रा बढ़ जाती है, और व्यक्ति स्टेज 3 यानी कि एड्स में जाता है। क्या होते हैं एड्स के सिम्टम्स? जो आपका, जब हमारा बॉडी ऑल एड्स में पहुंच गया, उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, तो आपका वेट लॉस काफी ज्यादा हो सकता है, आपकी बॉडी एकदम सिकुड़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको बार बार कोई कोई छोटी बीमारियां होती रहेगी, सर्दी, जुकाम, टीबी, मैंने जैसे बताया फंगल इन्फेक्शन आपको बार बार होती रह सकती है। ऐसी बुखार हो सकती है जो सालों साल ना जाए। आपको क्रॉनिक फीवर हो सकता है, फ्रीक्वेंट फीवर भी हो सकता है, नाइट स्वेट्स यानी रात में पसीना आना, ठंड लगना, कभी कभी समझ नहीं आना हो क्या रहा है, आपकी यादाश्त चली जाना, सांस में फूलन आना और खांसी होना, ये सब एडवांस्ड यानी कि तीसरे चरण ऑफ एचआईवी, दैट इज एड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्टेज 3
एचआईवी संक्रमण का सबसे गंभीर चरण। एड्स से पीड़ित लोग, ये वायरल लोड अधिक हो सकता है और ये एचआईवी के आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक है। तो अब ये एक काफी गंभीर स्टेज है, जैसे आप देख सकते हैं। ये अगर लोगों को हो जाए तो इसके बाद लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 से 3 साल की ही रह जाती है। लेकिन हम अक्सर आज की डेट में अगर हम पहले पता लगा लें कि एचआईवी हो गया है लोगों को, हम उसको पहले ही स्टेज पे रोक सकते हैं और इस स्टेज पे बढ़ने से बिल्कुल रोक सकते हैं। तो केवल लक्षण होने का मतलब क्या है कि हमें एचआईवी हो सकता है? मुझे पिछले हफ्ते सर्दी खांसी हुई थी, मतलब क्या मुझे एचआईवी था? पता नहीं। अभी मुझे सर्दी खांसी नहीं है, तो क्या मुझे एचआईवी है? पता नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं भी होता है। तो जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम टेस्ट करवाएं और हम पता लगाएं कि है या नहीं। एचआईवी का टेस्ट क्या है, कब करवा सकते हैं, क्या खर्चा आता है और ये कैसे होता है? बेसिकली एचआईवी के टेस्ट के कई तरीके हैं। खर्च इसके 300 रुपए से शुरू होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसी फ्री में भी कई जगह एचआईवी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आप ये जाके हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। कई तरीके के हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट। दोनों तरीके से आप टेस्ट करवा सकते हैं। आप इसका टेस्ट घर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाके करवाएं। कई लोगों को कंफर्टेबल होता है कि वो घर में टेस्ट लें। तो अगर आप किसी भी फार्मेसी दुकान में जाएंगे, वहां पे आपको एचआईवी होम टेस्ट किट के नाम से 300 से 400 रुपए या उससे कम में भी कई बार मिल जाती है। और आसानी से काफी घर में ये टेस्ट हो जाता है। काफी सिंपल है घर में टेस्ट करना। आप मुंह से सैंपल लेकर के जो डिवाइस होता है आप उस पर डालेंगे और कुछ देर में वो आपको रीडिंग दे देता है। और उसको यूज करने का पूरा मैनुअल कैसे यूज करना है वो भी उस पे लिखा हुआ होता है। ओके। अब इसका इलाज क्या है? फिलहाल कोई भी प्रभावी इलाज एचआईवी का नहीं है। एक बार जब लोगों को एचआईवी हो जाता है तो यह जीवन भर तक बना रहता है। लेकिन फिर भी हम इसको उचित चिकित्सा और देखभाल से एचआईवी को नियंत्रित कर सकते हैं। और जो एचआईवी पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावी हैं, उनको उपचार प्राप्त करवा सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकें और अपने सहयोगियों की रक्षा कर सकें। जैसे कि यार, आजकल लोगों को, हर हर किसी को एक एज के बाद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोग खाते हैं, रोज दवाई खाते हैं और काफी समय तक एकदम अच्छी जिंदगी जीते हैं। लोगों को डायबिटीज होता है, इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, पूरी जिंदगी लेते हैं और वो एक लंबी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वैसे ही एचआईवी के लिए भी हम दवाई खा करके अपनी एक लंबी और खुशहाल और सही जिंदगी जी सकते हैं। कैसे होता है एचआईवी का ट्रीटमेंट? सिंपल दवाई की तरह भी, या आप उसमें इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और ये दवाइयां लेने से ना तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप अपने पार्टनर्स का, अपने सहयोगियों को एचआईवी फैलाने का रिस्क भी कम करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये दवाई पहले तो आप लें डॉक्टर से बात करके। दूसरा, समय पे अपनी ब्लड टेस्ट करवाते रहें, जांच करवाते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपके खून में अभी करेंटली एचआईवी का वायरस कितना है। जो मैंने लड़ाई बताई थी, जो वायरस और आपके शरीर के बीच में चल रही है, वो किस स्टेज में है अभी, वो आपको पता चलनी चाहिए। तो टाइम टू टाइम आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें। और आप अगर ये सब करवाते रहेंगे तो आप अपने पार्टनर्स को भी ये एचआईवी शायद ट्रांसमिट ना करें। कई तरह की दवाइयां होती हैं। आप कभी कभी अगर आपको लगता है कि गलती से आपको कोई सुई कभी चुभ गई, कहीं आप राह चल रहे थे, कोई सुई पड़ी हुई थी, गलती से चुभ गई, आपको लगता है कि शायद किसी एचआईवी पेशेंट की हो, तो उस केस में आप तुरंत, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन मैक्सिमम के अंदर आप दवाइयां ले करके, जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, यानी संपर्क में आने के तुरंत बाद दवाई लेने के प्रोफाइलैक्सिस, वो भी आप ले सकते हैं। इससे आप एचआईवी एड्स से भी बच सकते हैं। शायद हम ये दवाई अगर आपको शुरुआत में ही दे दें तो कभी आपको एचआईवी हो भी ना। तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि आप किसी इफेक्टेड इंसान के खून के संपर्क में आए हैं या उनसे यौन संबंध हुआ है, तो उस केस में
तुरंत ये दवाइयां लेनी चाहिए। आयुर्वेद में भी इसकी दवाइयां उपलब्ध है। आप तो अपने डॉक्टर से बात करके इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बच सकते हैं एचआईवी से? अच्छी बात यह है कि आजकल पूरे दुनिया में यह बीमारी एचआईवी से आगे नहीं बढ़ती है, मतलब एट स्टेज जो तीसरा चरण था उसमें नहीं बढ़ती है। यानी एचआईवी को एड्स से बदलने के लिए 8 से 10 साल, कभी कभी 15 भी लग सकता है। इसके लिए एचआईवी की पहचान होने के बाद इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। इससे आप मरीज की मौत को टाल सकते हैं। और इन सब के अलावा एचआईवी के प्रति चौकन्ना रहकर इससे शरीर में घुसने से बचाया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एचआईवी असुरक्षित फिजिकल रिलेशन, संक्रमित व्यक्ति के खून में संपर्क आने से, या संक्रमित मां का दूध पीने से, या प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड या वेजाइनल फ्लूइड से फैलता है। इससे बचने के लिए हमेशा इन चीजों का बचना जरूरी है। आप सुरक्षित संबंध, कॉन्डम या अन्य बैरियर मेथड का यूज करें। नियमित अंतराल पर एचआईवी की जांच करवाएं और संक्रमित व्यक्ति के खून से किसी भी तरह का संपर्क रोककर एचआईवी से बचें। तो किन चीजों से एचआईवी फैलता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन आज के डेट में इतनी ज्यादा गलत फहमी है इन चीजों को लेके। लोगों को लगता है कि छूने से फैल जाता है, साथ में उठने बैठने से फैल जाता है, पर ऐसे नहीं फैलता है एचआईवी। मेरे क्लिनिक में एक बार एक महिला आई थी जिनको एचआईवी एड्स था। तो उनके दांत में कोई दिक्कत थी, उनको दांत में काफी दर्द हो रहा था। तो मैंने उनका दांत देखा, जैसे हमारे देखने के लिए माउथ मिरर्स होते हैं, कुछ कुछ सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। मैंने देखा, फिर मैंने उस ट्रे को जिसमें से सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वही साइड में रख दिया। फिर मैं अपने सिस्टर से कह ही रही थी, नर्स से कह ही रही थी कि आप इनको एक्सरे रूम में ले जाइए, इनका एक्सरे लगेगा। और इतने देर में मैंने देखा कि वो महिला खुद उठी। उन्होंने अपना सामान पूरा ट्रे का उठाया और वो ले जाके बेसिन में उसको धोने लगी। कोई पेशेंट ये नहीं करता है क्योंकि वो उनका काम नहीं है। ये काम हमारा है, ये हम करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों कर रही हैं? उनने कहा नहीं, मुझे एड्स है मैडम, मुझे एचआईवी है, तो मैं अपने बर्तन किसी को छूने नहीं देती। लोगों को डर लगता है कि वो किसी उससे शायद उनको एचआईवी हो जाए, तो मैं ये सब खुद ही साफ कर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ऐसे ना हो। फिर मैंने उनको समझाया कि एड्स ऐसे नहीं फैलता है, एचआईवी ऐसे नहीं फैलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये रख सकती हैं, इसका हम ध्यान रख लेंगे। तो एचआईवी किसी को छूने से, या किसी को गले मिलने से, या किसी को किस करने से, या किसी के साथ उठने बैठने खाने से, उसके ग्लास में पानी पी लेने से नहीं फैलता है। क्या अगर किसी एचआईवी वाले इंसान को मच्छर ने काटा, वो मच्छर ने मुझे भी काटा, तो क्या मुझे एचआईवी हो जाएगा? मुझे एचआईवी वैसे नहीं होगा। किसी के साथ उठने बैठने नहाने रहने से एचआईवी नहीं होता है। ये प्रिंसेस डायना है। इन्होंने एचआईवी पे काफी जागरूकता फैलाई है लोगों में। ये इंग्लैंड की काफी मशहूर हस्ती हैं, प्रिंसेस हैं। और एक जमाने में लोगों में ये ऐसा 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 सोचा जाता था कि एचआईवी लोगों से दूर रहना चाहिए, उनके साथ हम उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते, उनके आसपास बात करने से उनको छूने से हमें भी हो जाएगा, हमें ऐसी बीमारी नहीं चाहिए। तो लोग, तो ऐसा है क्या सच में? ऐसा नहीं है। इन लोगों को आप ऐसे अगर कट ऑफ कर दें तो कोई क्या फायदा है? ना वो उनसे आपको फैल रहा है, ना आपको उनसे फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसेस डायना ने काफी काम किया है एचआईवी पे लोगों को जागरूक करने के लिए। ये एक एचआईवी पेशेंट है, मरीज हैं, जिनसे ये मिली, उनसे हैंडशेक किया। उस जमाने में जहां आम आदमी लोगों से दूर दूर जाते थे, उनके आसपास नहीं आते थे, उस जमाने में इन्होंने उस लोगों में जागरूकता काफी ज्यादा हद तक फैलाई है और काफी हद तक इस स्टिग्मा को रोका है। और आज हम भी यही काम कर रहे हैं। जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लोगों को चौकन्ना करते हैं, उनको सही रिसर्च बेस्ड एविडेंस, यानी कि किस तरीके से सच में फैलता है, जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो रिसर्च बताता है, ट्राइड एंड प्रूवन मेथड्स हैं, ये सब जब हम बताते हैं लोगों को, तो इससे लोगों में जब जागरूकता फैलती है तो ना सिर्फ आप खुद को एचआईवी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बल्कि आप उन लोगों को भी मदद कर रहे हैं जो एचआईवी से पीड़ित है।
क्योंकि ये एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। किसी को एक बार हो जाए तो ये लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर से वो उन उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं। जैसे आप किसी कैंसर के मरीज से बात करें तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए अपनी जिंदगी में एक कैंसर के साथ जीना। उनका जो मानसिक तनाव होता है वो कितना ज्यादा होता है। वैसे ही एचआईवी पेशेंट्स का भी एक सिचुएशन, एक बहुत गंभीर सिचुएशन है। उनको भी इस बीमारी से लड़ने के लिए काफी सपोर्ट चाहिए हम सब से, जो हमारे आसपास के लोग हैं हम सब से। तो इस तरह का जागरूकता फैलाना भी काफी इम्पोर्टेंट है समाज में। तो हमारी लड़ाई जो है वो एचआईवी एड्स से है, एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों से नहीं। हम जब जब हम इस तरह के वेबिनार सुनते हैं, लोग हम बात करते हैं, हम खुद जागरूक होते हैं इन चीजों से, तो हम हम क्या कर सकते हैं इन लोगों की जिंदगी बेटर बनाने के लिए। हम इन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता सकते हैं कि किन चीजों से फैलता है और किन चीजों से नहीं फैलता है। और हम अपना एटीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। जो लोग जो एचआईवी से पीड़ित हैं उनको प्यार से उनसे उनके साथ घुल मिल के रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और इस चीज से हम उन लोगों को भी मदद करेंगे जो एचआईवी से पीड़ित हैं, और हम अपनी भी मदद कर रहे हैं ताकि हमें भी ना हो। ठीक है? बहुत कॉमन मिथ्स यानी कि गलत फहमियां हैं एचआईवी एड्स के प्रति, जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला तो ये कि एचआईवी एड्स के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप एक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देखते हैं, वो एक लंबी जिंदगी जी लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वैसे ही एचआईवी एड्स के भी पेशेंट्स एक लंबी नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो। अगर आप उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ सेम प्लेट में खाना खाते हैं, या उनके साथ तौलिया शेयर कर लेते हैं, कपड़े शेयर कर लेते हैं, एक बर्तन या कप्स शेयर कर लेते हैं, तो क्या उससे एचआईवी हो सकता है? उससे भी एचआईवी नहीं होता है। आपके ओरल फ्लूइड से एचआईवी नहीं फैलता है। तीसरा, आप किसी एचआईवी पॉजिटिव इंसान के साथ यौन संबंध बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एचआईवी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ भी यौन संबंध बना सकते हैं, सेफ प्रैक्टिस करके, कॉन्डम का यूज करके। उससे आपको एचआईवी नहीं होगा। चौथा, कि एचआईवी सिर्फ उनको होता है जो ड्रग्स करते हैं, सिरिंज के साथ इंजेक्शन लेते हैं, और सिर्फ उनको ही एचआईवी हो सकता है, बाकियों को तो नहीं होगा। ऐसा नहीं। आज के दिन में 75% लोग जो एचआईवी से पीड़ित हैं उनको असुरक्षित यौन संबंध के कारण एचआईवी होता है। तो काफी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बारे में जानें कि ये कैसे सही में हो रहा है। पांचवा, जो महिला ऑलरेडी एचआईवी से पीड़ित है वो नॉर्मल बच्चे नहीं पैदा कर सकती विदाउट कि बच्चों को भी एचआईवी ना हो जाए। पर ऐसा नहीं है। अगर वो महिला दवाई लेना शुरू कर देती हैं और अपने डॉक्टर से बात करती हैं तो ऐसा तरीका है। इनफैक्ट आज कई कई सारी ऐसी कहानियां मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में जो बताएंगी कि एक माँ भी एचआईवी पॉजिटिव है, पापा भी एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन उनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी, उनको कोई एचआईवी नहीं है। तो एक एचआईवी पीड़ित इंसान काफी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। रेगुलरली दवाई लेकर के, डॉक्टर से मिलते रहना है उनको, कोशिश करना है कि अपनी जांच करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें, देखते रहें कि ब्लड में कितना लेवल है। और एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट यानी कि अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, जो नॉर्मल हम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। वो सब अगर वो करेंगे और साथ में ही तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, ड्रग्स नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, और हेल्दी रहने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे, जो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब चीजों के साथ आप एक लंबी और प्यारी जिंदगी एचआईवी के साथ पीड़ित होते हुए भी जी सकते हैं। अब एचआईवी से बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप अगर आपके बहुत सारे टाइप के कॉन्डम्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्डम्स होते हैं, इंटरनल कॉन्डम्स होते हैं। तो सुरक्षित यौन संबंध करें। और फिर जो आपका यौन होता है उसके ऊपर एक छोटा सा स्किन होता है। अगर आप
पीड़ित हैं तो वो स्किन का सर्कमसिशन करवाने से इसको फैलाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा जो मैंने आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी अगर आपको डर है कि आप किसी एचआईवी पीड़ित इंसान के खून के संपर्क में या उनके संपर्क में आप किसी भी तरीके से आए जिससे आपको एचआईवी फैल सकता है, तो उस केस में तुरंत आप अपने डॉक्टर से बात करें और दवाई लेना शुरू कर दें ताकि आपको एचआईवी ना हो। उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, और आपको ये दवाइयाँ एक से मतलब एक्सपोजर होने के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको शुरू कर देंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने कम चांसेस हैं कि आपको एचआईवी होगा कभी। बिल्कुल मेक श्योर करें कि आप कोई भी सिरिंज यूज करते हैं तो, या आपके ऊपर कोई सिरिंज यूज कर रहा है कभी दवाई देने के लिए, तो बिल्कुल न्यू सिरिंज है या फिर स्टेराइल है। यानी कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब सिर्फ इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास इक्विपमेंट्स आते हैं, जिनमें हम जब मेडिकल इक्विपमेंट्स को रखते हैं तो वो एकदम हाई टेम्परेचर पे, यानी कि काफी तेज गर्मी में, और उसको एक स्टीम में और एक प्रेशर में रख करके उसको काफी देर तक हम रखते हैं ताकि उसमें कोई भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया ये सब मर जाए। उस तरह की चीजों, अगर कोई भी स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो उससे एचआईवी नहीं होता है। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे में हम बिना स्टेरिलाइज किए यूज ना करें। और अगर सिरिंज यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि नए ही सिरिंज का इस्तेमाल करें। अगर कोई HIV पॉजिटिव पेरेंट्स हैं, यानी कि मम्मी हैं, तो उनके बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी से बेटर है कि उनका सी सेक्शन, यानी कि सर्जरी वाला जो बच्चा होता है, सिजेरियन जिनको हम कहते हैं, जैसे बेबी हो उस तरह से बेबी होने से आपके बच्चे को एचआईवी का खतरा कम रहता है। और गर्भवती महिला, जब उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो अपने बच्चे को माँ का दूध ना पिलाएं, उससे भी एचआईवी का खतरा होता है। तो बेटर है कि वो बच्चा बेबी फॉर्मूलाज या बाहर से जो हम मिल्क लेते हैं वो सब वो यूज करें, तो उससे एचआईवी कम फैलता है। तो अगेन, एचआईवी संक्रमण को रोकें कैसे? ये रोकने के कुछ तरीके हैं। इसको पालन करने से आप एचआईवी को फैलने से रोक सकते हैं। किसी दूसरे इंसान की इस्तेमाल की हुई सिरिंज या इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। अपनी इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दें। यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का प्रयोग करें और सही से उस कॉन्डम का निपटान करें। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला संक्रमित है तो बच्चे को आप हमेशा डॉक्टर के पास लेके जाएं और आप बात करें और आप चेक करवाएं, तो उसका इलाज किया जा सकता है। फिर आज आज के लिए हमने जितना सीखना था एचआईवी के ऊपर काफी सीखा। चलिए इसको हम वापस से समराइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सीखा। बेसिकली, एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि एक ऐसा वायरस जो आपके शरीर में आते ही आपके बॉडी के सेल्स को अटैक करता है। आपकी इम्यूनिटी जो आपको आपको ये शक्ति देता है जिससे आप किसी इन्फेक्शन को फाइट ऑफ कर सके, वो शक्ति को ये घटा देता है। और जब और ये 3 चरणों में होता है, तो जब ये तीसरे चरण में पहुंच जाता है तो हम इसको एड्स कहते हैं। तीसरे चरण में हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हम छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी, यानी सर्दी से भी कभी कभी हम नहीं लड़ पाते। और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी छोटी मोटी कोई भी इन्फेक्शन हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, हमें निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और किसी भी चीज से हमारी मौत हो सकती है। इसके कई कॉमन कॉजेज हैं, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध, या फिर अगर आप किसी का नीडल या सिरिंज अगर आप शेयर करते हैं, यूज नीडल या सिरिंज, उससे एक एचआईवी पीड़ित माँ से उनके बच्चे में भी होने का खतरा रहता है। अगर माँ अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाती है उससे भी खतरा रहता है। एचआईवी पीड़ित इंसान के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी का ब्लड अगर आप अपने अंदर ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं तो उससे भी खतरा रहता है। इसके जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स, यानी कि सर दर्द, थकान, गले में खराश, आपका वेट लॉस और फीवर, बुखार, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। पेट खराब भी इसका काफी कॉमन सिम्टम है। वेट लॉस भी इसका काफी कॉमन सिम्टम है। एडवांस स्टेज में जाकर के आपका वेट बहुत कम हो जाएगा,
काफी दिन तक शायद आपको बुखार ना जाए, आपको आपकी याददाश्त जाने लगे, ये सब भी काफी कॉमन सिम्टम्स हैं लेट स्टेज यानी तीसरे चरण यानी एड्स के। इसको बचाने के लिए अगर आप पीड़ित हैं तो दवा लेते रहें ताकि आप किसी को फैलाए ना, आपके अंदर एचआईवी का जो वायरस लोड है वो कम रहे, आप किसी को फैलाए ना। कॉन्डम का यूज करें। और आप अगर आप जागरूक हैं तो जागरूक होते वक्त आप ये देखें कि आप जो भी सिरिंज यूज कर रहे हैं, कोई डॉक्टर आप पे यूज कर रहा है तो वो सील्ड हो, और आप पे यूज होने के तुरंत बाद वो उसको फेंक दे। और आपका अगर आपको लगता है कि आपको हो गया है तो तुरंत जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद दवाई शुरू कर दें। और कैसे नहीं फैलता है ये? अगर आप पब्लिक वॉशरूम्स जाते हैं या किसी से गले मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं या उनके साथ खाना शेयर करते हैं, वो आपके आसपास अगर छींक रहे हैं, तो इन चीजों से एचआईवी नहीं फैलता है। ठीक है। तो ये नाको द्वारा दी गई, नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर है 1097। कभी भी आपको एड्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको इस पे पूरी सहायता और पूरी जानकारी देंगे। आप इस चीज के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, ज्यादा जान समझ सकते हैं। और जितना ज्यादा आप जागरूक रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए भी अच्छा है, और जो एड्स से पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी ये उतना ही अच्छा है। बस आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछे। मैं अ, मैं उन सबका आंसर करने का कोशिश करूंगी। थैंक्स लॉट जानवी, आपने काफ़ी बेहतरीन सेशन लिया, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स को। और अब मैं अपने मैकेनिक भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कंफ्यूजन, कुछ पॉइंट समझ में ना आए हो, कुछ माइंड में चल रहा हो, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी भाई का कोई सवाल है? अशोक भाई हैं, बंटी हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको अगर फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं मनीषा जी से। मेरे मेरे को कोई भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कभी भी पूछ सकते हैं। अभी भी हैं तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ बताने के लिए। श्योर श्योर। सो किसी भाई को कोई सवाल है? चंद्रशेखर जी, आपके यहाँ से जो लाइव जुड़े हुए हैं उनमें किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो जो क्लैरिफाई कर सकते हैं मैम से। हाँ जी। और आप ये नंबर भी याद रखिएगा, आप सब जो भी आप यहाँ पे आज हमारे वेबिनार में मौजूद हैं, 1097, ये नाको का एड्स का हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आपको किसी भी समय एड्स से रिलेटेड सारी जानकारी, जो सही जानकारी है, ना कि वो जो इधर उधर के लोग कहते हैं बताते हैं जो कि सच नहीं है और गलत जानकारी है, वो उससे अच्छा है ये नंबर टोल फ्री नंबर है। आप इस पे कॉल करेंगे तो वो भी आपको एकदम सही जानकारी दे देंगे इस पे। तो ठीक है, किसी भाई कोई सवाल नहीं है एड्स को लेकर के? एड्स के अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है वो भी आप पूछ सकते हैं, आप लोग जो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं दंत चिकित्सक हूँ। आपको आपके दांत की, मुंह की कोई भी समस्या हो तो मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूंगी उस चीज को लेके। श्योर। डेंटिस्ट है मैम, और उसके बारे में भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। दांतों के बारे में भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भाई कोई सवाल नहीं है? वेरी गुड, काफी अच्छा, सबको समझ में आ गया, आई होप सो। या तो सबने नमस्ते मैम, सुना या तो मेरा एक नहीं। सवाल था। नमस्ते। नमस्ते। मैम मेरा ये सवाल था, जैसे मान के चलिए कभी मच्छर काट लो, मच्छर मान के हम्म। चलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड अगर इंजेक्ट करते हैं तो क्या हमारा भी हो सकता है? आप एक बार रिपीट करेंगे? आपने कहा मच्छर काटा हो और? अगर मान के चलिए कोई एचआईवी पॉजिटिव को मच्छर ने काटा है, ठीक है, हाँ। तो वहां से ब्लड लेके अगर दूसरी जगह इंजेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है एचआईवी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी एचआईवी पीड़ित इंसान को मच्छर काटा और उससे आपकी उसके बाद आपको काटा तो उससे आपको एचआईवी नहीं होगा। ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। हेलो।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते। सर, नमस्ते। आप दंत चिकित्सक हैं। हम अपने दांत का 4-5 दांतों का आरसीटी करवा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हेलो। हाँ तो जी, एक अभी हाल में आरसीटी करवाए हैं, तो उसमें जो है कैप लगाने में थोड़ा देरी हो गई, इस वजह से दांत टूट गया है। हाँ चलो। ओके। तो दर्द होता उसके है लिए फिर उसमें आपको? कैप लगवाना है। नहीं, दर्द वर्द तो नहीं होता है, डिपेंड पर वो करता जो है। है। आपने कहा कि आपका दांत टूट गया है, तो अभी देखना पड़ेगा कि कितने लेवल तक टूटा है। अगर तो कि सिर्फ ऊपर में टूटा है, जैसे कि दांत इतना बड़ा है ना आपका, अगर सिर्फ हाँ, यहीं तक है टूटा, तो हम कैप हाँ, लगाएंगे हाँ। तो अभी भी आपका दांत बच सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर क्रैक करके दांत नीचे तक जा चुका है, तो हम ऊपर कैप लगा भी दें तो जो आपके मसूड़े, जो मसूड़ों के अंदर जो पोर्शन है, वो तो टूट चुका है, तो कोई फायदा नहीं होता। तो आपको एक बार जाके चेक कराना पड़ेगा कि क्या एक्सटेंट है एग्जैक्टली टूटने का। तो हो सकता है कि वो दांत आपको निकालना भी पड़े, हो सकता है बच भी जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर एक बार दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक। अच्छा, ये बताइए, जो आरसीटी करवाने से कोई और दिक्कत तो नहीं होती? जैसे ज्यादातर क्या नाम है, दांत में कैंसर हो जाता है या और दिक्कतें आ जाती है, तो आरसीटी से ऐसा नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं ना हो सकती? नहीं नहीं, आरसीटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा करानी पड़ रही है तो आपको थोड़ा डाइट का ध्यान देना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि रात में जरूर आप ब्रश करके सोएं। सुबह में ब्रश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रात में जरूर सोने से पहले जरूर करके सोएं। हाँ, करते हैं हम, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, नहीं तो हम खाने के बाद करते हैं, सुबह में करते हैं, जो करते हैं। हाँ, तो उससे आपका फिर बच सकता है, पर आरसीटी कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रहता है, आप बचा लेंगे दांत को, ज्यादा समय तक खाना खा सकेंगे। खाना खाएंगे तो हाँ, हाँ, आपका इसीलिए शरीर ना। भी सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सही सही। हाँ, मशहूर भाई। वही हम कहे कि कहीं ऐसे हम कई 3-4 दांतों का आरसीटी करा चुके हैं, तो कहीं ऐसा। हम्म, आपकी आवाज शमशाद गई। जी, आप क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं, शमशाद जी। जी गुप्ता जी बात कीजिए। अरे मेरे दांतों में जो है दाढ़ें दाढ़ें झड़ने लगी हैं मेरी, और उनमें दर्द होता है, और रात को मैं कोई मीठा खा के सो जाता हूँ तो रात को तकलीफ होती है सुबह। रात में मीठा खा के सोते हैं, तो कितने देर तक दर्द होता है जब आप रात में मीठा खाते हैं? तो ज्यादा लंबा दर्द होता है या सुबह खा सुबह सुबह खा में होता है, रात को नहीं होता है। सॉरी, फिर से बोलिए। सुबह सुबह की मॉर्निंग में हाँ हाँ। उस टाइम होता है, और उस टाइम दर्द होता है फिर दांतों में। फिर सुबह ब्रश करना रात पड़ता है, में फिर सुबह थोड़ा आराम मिलता है। जी हाँ, दांत में। आप जब सुबह उठते हैं तो सर में भी दर्द रहता है क्या? नहीं, सर में दर्द कभी कभी होता है, सर में दर्द होता है, सिर्फ यहाँ पे होता दर्द रहता है, इधर इधर दर्द रहता है। है। नहीं नहीं, सिर वाले यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ दर्द होता है। यहाँ पे सिर में दर्द कभी कभी होता है, जैसे रात में देर में सोऊं या सुबह नींद पूरी नहीं होने पर। नींद पूरी नहीं होती है? नींद तो पूरी जिस दिन नहीं होती है तो यहाँ पे सिर में हाथ में दर्द होता है, पीछे सर में ही जाता आपको है। ब्रक्सिज्म का हैबिट हो सकता है, यानी रात में दांत पीसने का हैबिट हो सकता है। उससे क्या होता है, जगह अगर आप दांत रात में अगर काफी आपको स्ट्रेस हो या किसी चीज की समस्या परेशानी हो, आप रात में अगर दांत ऐसे ऐसे घिसने लगते हैं लोग, और ये अक्सर लोग बिना जानकारी के करते हैं, मतलब आपको पता नहीं होगा कि आप कर रहे हैं, बट आप कर सकते हैं स्ट्रेस में। तो उससे क्या होता है, आपके दांत का जो ऊपर का लेयर है वो घिस जाता है। तो जब वो घिस जाएगा लेयर, तो आपके अंदर का लेयर जब बाहर आता है, तो आपको काफी झंझनाहट या तेज वो सेंसिटिविटी वो सब आपको होने लग सकता है। तो पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेस पे काम करिए। दूसरा एक टूथपेस्ट है वैंटेज, वैंटेज आप लगाइए, उंगली से अच्छा। लगा के, और जो ओके। बस रखिए उसको मुंह में, ठीक है? उसको कुल्ला करने का जरूरत नहीं है। जो मुंह में थूक बन रहा है वो थूक दीजिए, पर जितना देर तक वो मुंह में आप लगा के रख सकते हैं वो रहेगा। वो सीमेंट के जैसा है। आप जैसे ऊपर से सीमेंट लगा देते हैं तो एक लेयर बन गया आपके दांत पे ना, वैसे ही हाँ। वो लेयर बन जाता है, तो आपकी सेंसिटिविटी कम होगी। बट ये ओके। प्रॉब्लम आपका तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका वो दांत घिसने का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेस पे काम करिए, रात में थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा सा लोगों से बात करिए जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि ये सब से आपका कंट्रोल हो जाए। वरना आपको अगर बहुत ज्यादा दांत घिस गया तो आपको बाद में एक माउथ गार्ड बोल के चीज होती है, वो भी लगवाना पड़ सकता है। अच्छा। जी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दाढ़ निकलवानी पड़ेगी ये। दांत में आपको होल है वहां पे क्या, पीछे?
हाँ ब्लू पीछे वाला हिस्सा जो है ना उसमें है। होल भी है, तो होल का तो फिर आपको आपको फिलिंग देखना पड़ेगा कि कितना दूर तक है। अगर एकदम नीचे जाके दांत के नस तक पहुंच गया तो या तो आपको आरसीटी कराना होगा या तो निकलवाना होगा, दो में से कुछ ही ऑप्शन है। लेकिन अगर नस तक नहीं पहुंचा है तो आप फिलिंग भी करवाएंगे तो चल जाएगा। ओके, हेलो थैंक हाँ यू जी। हेलो ओके, हाँ ठीक है जी, ओके। बोलिए। हेलो। ओके ओके। हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। कह रहे हैं मैम कि दांतों को लंबा समय तक स्वस्थ रखने के लिए मंजन कौन सा किया जाए, इस जो है बढ़िया वाला। कोई भी मंजन जिसमें फ्लोराइड हो, एटलीस्ट जैसे हम 1000 हेलो मिलीग्राम मैम, का। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, कह हेलो। रहे हैं वो का हम दंत कांति करते हैं जो है। दंत कांति पतंजलि वाला। जी हाँ, उसमें फ्लोराइड है, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। दंत कांति ठीक है, कोलगेट ठीक है, पेप्सोडेंट ठीक है। बट उसके अलावा जो मेसवाक और ये सब होता है उसमें फ्लोराइड नहीं होता। आप जो नमक वाला इधर उधर का चारकोल पारकोल वाला, उससे कोई फायदा नहीं है। सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी वाला यूज कर सकते हैं। अगर जी आपको लग रहा है कि दांत बहुत पीला पड़ रहे हैं तो आप व्हाइट वाला यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो प्लेन कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, यानी दंत कांति हो गया या कोलगेट हो गया या पेप्सोडेंट, ये सब में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओरल भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, और दांतों के बीच में भी जो हम फ्लॉस करने बोलते हैं वो आप करें कम से कम, तो उससे आपका मुंह लंबे समय तक सही रहेगा। और जो आप खा रहे हैं वो दिन में 3 बार से अगर आप कितनी ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो उससे भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको कैविटीज, यानी आपको जो कीड़ा लग रहा है दांत में, वो ज्यादा लगने शुरू हो जाए। ओके मैम, ये फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट हमें कैसे पता चलेगा इसमें फ्लोराइड है या नहीं है? आपको हर टूथपेस्ट के पीछे लिखा लिखने पे रहता तो है, मालूम पड़ जैसे जाएगा लेस डिटेल्स में। लेस के पैकेट के पीछे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट फैट क्या है क्या कं- नहीं। वैसे ही टूथपेस्ट के हाँ पीछे हाँ, लिखा रहता है कि फ्लोराइड वो है कि नहीं। कंटेंट्स में। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कुछ पहचान नहीं है मैम, क्यों? ठीक है, वो तो लिखा होता है कंटेंट्स क्या है, आ, और इट इज नॉट सभी के लिए तो नहीं है ना, जो इलिटरेट्स हैं जिनको नहीं पढ़ने तो आता है, सो कोलगेट हाउ डू वी नो सिंपल, दैट? कोलगेट सिंपल में तो रेड एक वाला कोलगेट आता है, कोलगेट। कोलगेट टोटल आ गया, एक कोलगेट इसमें नमक है, तो एक हाँ, कोलगेट सब में कुछ होता है, और है। सब में होता है, सब में होता है। लेकिन आप एकदम सिंपल प्लेन अच्छा, लाल वाला कोलगेट जो होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसा अभी कोई और हमसे पूछ रहे थे, उन्होंने बताया कि वो दंत कांति यूज करते हैं, उसमें भी फ्लोराइड होता है। तो आप ये सब भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो किसी भाई का और कोई सवाल है? वैसे बात यहाँ पे एड्स की चल रही थी, टॉपिक एड्स पे था, हमने थोड़ा डाइवर्ट हो गए हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो ठीक है, फिर शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत जूनियर अच्छा लगा। जानवी, जे आर जूनियर नहीं जानवी, जी, जे आर जानवी जी। जूनियर जानवी, ओके ओके, सो आई एम करेक्ट, जे राइट? आर जे आर जानवी जी। हाँ हाँ, तो वही जे आर जानवी में जूनियर जानवी है, तो सीनियर जानवी वो है क्या, श्रीदेवी की बिटिया को जानवी कोई, आई थिंक ये है। जे आर फुल फॉर्म है, मेरे माँ बाप के नाम पे है। जे से मेरे पिताजी अच्छा, का नाम है, आर से मेरे मामा जी का नाम है, और उसके बाद मेरा नाम है। करेक्ट, तो जूनियर जानवी। ओके ठीक है, थैंक्स लॉट, काफी अच्छा लगा। जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच नमस्ते आप मैम। सबसे। थैंक यू मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आप हेलो सबों से हेलो। बात करके आज। हाँ जी, मसूर भाई नमस्ते। जी जी, हाँ अहमद भाई बोलिए। कैसे हैं? मसूर भाई एक बस, सवाल है हमारे यहाँ जी जी पे बैच में से, मैं उनसे बात करवाता हूँ। जी जी जी, करवा दीजिए। वीडियो ऑन कर सकते हो तो और अच्छा होगा अहमद भाई। हाँ, वीडियो ऑन करके। हाँ जी, नमस्ते। हेलो हाँ जी, नमस्ते। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। मेरे को ना हाथों में दर्द होता है, दर्द होता अच्छा, आप आपके है। हाथों में दर्द कब से हो रहा है दर्द? फिर थोड़े दिन से ही हो रहा है जी, पहले भी एक बार हुआ था तो डॉक्टर ने गोलियां दी थी, उसके बाद दर्द बंद हो गया था, ये फिर दोबारा वैसे ही होने लगे। जैसे ये फिंगर है ना, ये दर्द दर्द करते हैं। दिखाई दे रहा है? जी जी, दिखाई तो दे रहा आप है। दिखाई दे रहा क्या आप क्या काम करते हैं?
ये मैम ये बहुत मैकेनिकल कहने है। यूज को करते हैं, फिंगर्स का भाई बहुत यूज करते हैं। जी जी काफी तो हो सकता है आप अगर बहुत ज्यादा रोज दौड़ने भाग जाएंगे तो पैरों में भी दर्द होगा ना आपको, थोड़ा हाथों में भी हाँ होगा, जी हाँ जी थोड़ा पैरों में भी रेस्ट, दर्द है। तब थोड़ा आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप काफी ज्यादा काम कर रहे हैं तो एक तो एक ये हो सकता है। दूसरा आप अगर आप खाने का सही से ये नहीं कर रहे तो उससे भी आपको कभी कभी पेन हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी पेन होते हैं। तो आप बेटर है आप एक बार किसी डॉक्टर को दिखाएं, जो कि हड्डी के डॉक्टर है ना, वो आपको ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। नहीं पहले ऐसा हो गया था ना, कैल्शियम की कमी हो गई थी हमारे अंदर। तो अच्छा। मैंने हाँ जी दिखाया था उनको, तो उन्होंने दी थी हाँ जी। गोलियां, उससे ठीक हो गई थी। लेकिन वही दोबारा हाँ फिर प्रॉब्लम हो गई है जी। तो मैंने तो सोचा कि आपको बताने से कुछ तो आपको कैल्शियम की कमी रहती है क्या? आपने फिर से जांच कराया अपने खून का? नहीं जांच तो करते रहिए। तो एक एज के बाद ना कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है। अगर और ये कभी कभी कैल्शियम की कमी या अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, ये आपके अंदर एक कुछ सेकेंड। सीरियस प्रॉब्लम्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैं इसीलिए तो समझ रहा था आपको, मैंने कहा कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है या कुछ। दिक्कत हो सकती है, अगर आपको कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे दिक्कत अक्सर बढ़ भी सकती है। कैल्शियम का टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर आप नेचुरली जो चीजों में कैल्शियम बहुत ज्यादा है आप वो सब खाइए, ताकि आपका ये सब आपके बॉडी में मेंटेन रहे। कैल्शियम का टैबलेट अगर नहीं, इजी वो है तो तो आप वो खाइए। ठीक है नहीं, वो तो ले रहे हैं सारा कुछ ही अपना। दही भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं। लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा दही में हम्म। कैल्शियम बताते हैं कि दही में होता है ज्यादा जी। जी दही में होता है, बिल्कुल बहुत होता है। हाँ दही, जो दही भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, पर प्लस फिर दाल भी में दर्द तो होता कम हो है, नहीं। पनीर में भी होता है। ये सिंगल चैनल यहाँ दिखाइए कि कहाँ पे पेन क्लिक हो रहा है मैम। इस पॉइंट पे जो है ना, ये पूरे हैंड में नहीं है, ये इस पॉइंट पे जो फिंगर के सबसे टॉप वाला हिस्सा है वहां पे पेन है। ठीक है, और इनका आप हाथ जो है यूज ना रफ। बहुत। हाँ इनका हाथ भी जो ऊपर से रफ है, क्या पेट्रोलिंग का काम इनका ज्यादा है और लोहे हम्म। का भी काम ज्यादा है। तो इसके वजह से पेन, और ये हर किसी को नहीं है, इनको होता है मैकेनिकल लाइन में, तो बहुत सारे मैकेनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर ये प्रॉब्लम हम्म। सब में नहीं है, इनको आ रही है प्रॉब्लम। बस। आप रात में जब घर आते हैं ना तो थोड़ा सा नरम पानी में नमक डाल के हाथ उधर थोड़ा रखिए, ठीक है? थोड़ा सा उसमें रख के देखिए रोज रात में, आपको उससे आराम मिलेगा। मसाज करिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बिना दवाई के आपको दर्द से कमी दें। कैल्शियम का जो नेचुरल चीज है आप ऑलरेडी खाना शुरू कर चुके हैं, अगर आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है तो। लेकिन फिर हाँ भी जी एक बार जांच करवा लीजिए, अगर ब्लड में बहुत ज्यादा कमी है तो दवाई खाने से अगर रिलीफ मिलता है तो क्या दिक्कत है, दवाई खा लीजिए। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी। ओके ओके। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, थैंक यू अहमद मैम, भाई और थैंक यू कोई मसूर है? भाई। थैंक्स जी। थैंक्स भैया। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई। और किसी भाई को कुछ सवाल पूछना है? अहमद भाई आप भी पूछ सकते हैं। मसूर भाई क्या कह ठीक है, रहे हैं? मैंने कहा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी रख सकते हैं। आपके यहाँ से आपका खुद का भी है, अगर कोई सवाल है तो भी आप रख सकते हैं। हाँ डबल दिक्कत। मसूर जी भाई जी वीडियो वीडियो ऑन का वो कर दीजिए शेयर। हाँ देखिए ऑन करिए। जी, पहले आप अपना सवाल, भाई एक सेकेंड आप लोग प्लीज थोड़ा सा, अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो किसी का कोई सर शांत सवाल है तो करवाइए। उनसे पूछने दीजिए, शांत रहिए। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है बताइए। तो मैं बात को सोता ना, मेरे पैर मुड़े ऐसे। अहमद भाई उनका सवाल सुन करके आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ। हम्म। आपकी सवाल आवाज ये नहीं आ है रही। कि जैसे काम वगैरह करते हैं भाई, हम्म। तो पकड़ दो। एक सेकंड आप इधर आइए। हाँ ठीक है। इनका सवाल ये है कि रात में सोते समय जब खाना वाना खा के जब लेटते हैं, तो ये जो फिंगर है हैंड लेफ्ट और दोनों हाथों में है क्या, दोनों में, तो ये जो है ना टाइट मतलब अकड़ से जाते हैं, ऐसे इनको महसूस होता है। ये भी काफी ज्यादा यूज करते हैं अपने फिंगर्स। हाँ जी मैम।
ये भी काफी ज्यादा, अपने हाथों का काम इनका काफी ज्यादा है। हाँ मैम, सभी तो टेक्निकल काम करते हैं इस वजह हाँ, से। आपको भी रात में ना, आप भी कोशिश करिए कि जब घर आए तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसमें 10 मिनट हाथ रखें। आपको आराम मिलेगा उससे। और उसके बाद सरसों तेल से थोड़ा हाथ में अच्छे से मसाज करें। तो ये ऐसे नुस्खे हैं जो आपकी अकड़ है ये जाएगी। थोड़े कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आप उंगली को थोड़ा सा इधर खींचें, दोनों हाथों को, ठीक है। थोड़े रिस्ट के एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे, खुद से करेंगे, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। काफी फायदा होगा। आप 10 दिन करके देखेंगे, इससे आपको फायदा होगा। उसके अलावा मेडिसिन लाइन में तो आप मेडिसिन मसल रिलैक्सेंस हम आपको दे सकते हैं, जिससे आपकी जो अकड़ है वो थोड़ी कम हो जाए। आप 3 दिन अगर उसकी खुराक खाएंगे तो आपका पेन भी कम रहेगा, आपकी मसल्स भी थोड़ी लूज हो जाएंगी, आप आराम से हाथ पैर खोल पाएंगे। बट आप कितने दिन तक दवाइयाँ खाएंगे? काम तो आपका रोज चलेगा, रोज आपको प्रॉब्लम होगा। 3 दिन दवाई खाएंगे, हफ्ते भर सही रहेगा, फिर हो सकता है आगे आपको आपको ऐसा हो। तो कोशिश करिए कि आप जो नॉर्मली आप ये आप घर आते हैं उससे आप मसाज से या हाथ को आराम दे करके आप अपना थोड़ा सा ये सब कंट्रोल कर पाए, ठीक है। वरना मैं मेडिसिन भी बता दूंगी, फ्लेक्सॉन एमआर करके मसल रिलैक्सेंट आता है। 2 दिन खाइए, आपको आराम मिलेगा उससे। ठीक है। ठीक। ठीक। नो ओके प्रॉब्लम। अहमद। और किसी का कोई सवाल है? एक सेकेंड भाई, जी एक जी। मिनट यार प्लीज। आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए, कोई आपके साथ जुड़े हुए हैं। आ, आप आइए। आपका क्या है, आपका सवाल पूछिए। रनिंग के बाद क्या मतलब, चलते हो क्या? दौड़ता हूँ। हाँ मैम, ये स्टार्ट करिए मैम। इनका सवाल है, तुम्हारी एज क्या है? तो अभी मैम ये इनका सवाल ये है कि एक तो फिजिकली रनिंग वगैरह करते हैं तो जो इनके हाथ पैरों में खिंचाव, मसल्स पेन ज्यादा रहता है, तो कंटिन्यू पेन रहता है, तो इससे एजिटेशन, घबराहट होती है, तो ये इनका एक सवाल है। आप प्री स्ट्रेच करते हैं? रनिंग के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं? नहीं मैम नहीं, इनको नहीं पता, बस वैसे नॉर्मली ये रनिंग करते हैं तो इसको लगा कि ये पूछना चाहिए तो इन्होंने पूछा हाँ, है। हाँ नहीं, ये तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप रोज कर रहे हैं, पहले तो रोज नहीं करना है, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन करिए, बॉडी को 2 दिन रेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि 3 दिन के बाद एक दिन रेस्ट, फिर 3 दिन के बाद एक दिन रेस्ट, ये बेस्ट है, ठीक है। या और कभी भी कोई भी वर्कआउट करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेच करें, यानी अपने बॉडी को थोड़ा सा जो एक्सरसाइज कर, आप यूट्यूब, आपके पास एक्सेस है यूट्यूब का, यूट्यूब देख सकते हैं आप फोन पे, जी जी। आपके पास। हाँ, तो यूट्यूब पे आप देखिए, प्री वर्कआउट स्ट्रेच रनिंग के पहले स्पेसिफिक होता है, जो आपके आपके बॉडी को थोड़ा खोलेगा। और रनिंग के बाद भी पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे और आप भाग रहे हैं कंटिन्यू, ये वो, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो यार इंसान है, बॉडी आपकी, आपको गाड़ी भी आज से आप जिंदगी भर चलाते जाएंगे, कभी सर्विसिंग नहीं कराएंगे, खराब होगी ना, तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ सकता है वैसे। तो स्ट्रेचिंग करिए, खाने कुछ खा के करिए, ये सब केला वेला खाने के बाद भागिए, अगर भागना है तो स्ट्रेचिंग करिए, बाद में भी स्ट्रेचिंग करिए। और एक रनिंग के बाद कोशिश करिए कि पानी आप अच्छे से पिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच खाएं, ताकि आपकी बॉडी को उतनी शक्ति मिल सके। वरना आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिससे आपको ये सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और मसाज, मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको सारी चीजें बताता हूँ, तो बैठ के। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और भाई थैंक यू। हाय मैम। ठीक जी है अहमद मैम। भाई। और ये एक सवाल और है, जी जी और फिर पूछिए। उनके बाद से आ जाइए। इधर बैठ, इधर आइए। हाँ, और तेज लाउड बोलिएगा। मेरे ना आंखों में दर्द होता है इसमें, और आंसू भी गिरता है।
मैम आंखों में दर्द, राइट साइड के आईज में इनके पेन रहता है और मैम पानी कंटिन्यू आता रहता है एक ही आपको आंख में, किसी राइट हैंड साइड। किसी चीज से एलर्जी है? मैम सोते समय दोनों आंखों में दर्द होता है, वैसे कंटिन्यू राइट हैंड साइड में होता है। आप डे टू डे क्या बहुत ज्यादा कुछ ऐसे स्क्रीन के सामने रहते हैं क्या, या कुछ बहुत चमकीला मोबाइल जो फोन देखते या हो? कोई कुछ ऐसा चलाते हो, अगर ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हो? फोन तो उसको ना, तो रात में कोई नहीं करते मैम, फोन चिंगारी का जैसी ज्यादा कोई चीज, चिंगारी जैसी कोई चीज नहीं। जो अक्सर देख रहे हो? नहीं मैम, ऐसा कोई काम नहीं है वेल्डिंग वगैरह का कुछ कि वैसा कुछ नहीं है? तो जी। एलर्जी है आपको किसी चीज से जो आपको पता है? एलर्जी इनको तो मैम नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए इनसे आपसे कंसल्ट कर रहे हैं। ये आपको हमेशा होता है या अभी बस कुछ दिन से है? नहीं, हमेशा होता है मैम, कंटिन्यू हमेशा होता रेगुलर है? ये हो रहा है। दर्द होता है कि बस ऐसे बस पानी आता है? पानी आता है, दर्द नहीं होता, बस पानी आता है और एकदम से गुजरात सा होता है। मैं मैम झंझनाहट? एलर्जी टाइप में और खारिश टाइप की होती है राइट हैंड साइड में, और पानी कंटिन्यू मतलब आता है। जलन भी होता है? एक बार आप ऑप्थल कंसल्ट जरूर लीजिएगा, यानी आंख वाले से। तब तक के लिए आईटोन बोल के एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है आईटोन, ठीक है? मैम। हाँ, इनको आई, हाँ, इनको बता कंसल्ट के लिए दीजिएगा। इनको हम बता देंगे। हाँ, और आईटोन ड्रॉप भी अगर आप और रोज आंख में डाल के सोइए, वो ऐसे भी आंख में डालना चाहिए, बट इधर की कोई जलन वलन कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर कर देगा आपका। ठीक है? एक बार ललित भाई आपको कंसल्ट कराएंगे और आप बात कर लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और किसी भाई का कोई जी सवाल बिल्कुल। और कुछ पूछना हो? हाँ जी। हाँ अहमद भाई मेरी आवाज आ रही है? जी मसूर भाई, आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना था, अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है आपके कैंडिडेट्स को, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर और जो दिक्कत हाँ, है वो मुझे भेज दीजिए। ये ललित भाई को वो बोल नोट रहे कर थे, दिया है, मैं ललित भाई ने कंसल्टेशन नोट करवा कर रहे हैं वो, फिर दूँ। हाँ उनको स्पेशलिस्ट से हाँ, दिखा देंगे। डायरेक्ट मैं कंसल्टेशन करवा दूंगा। जी जी जी। जी ठीक है। जी। ओके। ठीक है मसूर भाई, थैंक यू। तो थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। सो ओके। आई थिंक किसी भाई का और कोई सवाल है? ठीक है, मैं सभी टीम लीडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी सवाल ऐसा है, जो इश्यूज हैं आपके कैंडिडेट से, तो उनका नाम, मोबाइल नंबर और इशू क्या है ये मुझे भेजिए। मैं डायरेक्ट कंसल्टेशन करवा दूंगा। ओके, ठीक है। सो मैम, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक्स अच्छा अलॉट लगा आप फॉर सबसे जॉइनिंग। बात करके। जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच मनीषा मसरूर जी। सर। थैंक्स लॉट एवरीवन। थैंक और सभी मैकेनिक भाइयों का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, गुड नाइट मैम।